नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं उनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे हमसे जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर सर। और धीरेन्द्र पुंडीर सर एनसीआर से निकल के उस बंगाल की धरती पर पहुंच गए हैं और लंबे समय तक बंगाल में ही रहेंगे, क्योंकि सर का ये मानना है कि जमीन पर उतर के ही वहां के माहौल को समझा जा सकता है और तब जाके कोई बात की जा सकती है। तो प्रारब्ध का ये सौभाग्य रहेगा कि आगे आने वाले समय में एक लंबे वक्त तक आपको सर के माध्यम से बंगाल की जमीन पर क्या हो रहा है, ये बंगाल में बैठ के पता चलता रहेगा। सर, एसआईआर को लेके घमासान के बीच अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में गर्माहट तो बढ़ ही रही है। हालांकि बंगाल की सियासी हवा में एक बड़ा मजेदार रोचक फैक्टर आया है सर। बहुत सारे एम फैक्टर्स इस समय बंगाल में घूम रहे हैं, वो तो आप आगे बताएंगे ही। एम फैक्टर बहुत सारे, तो महिला और मुस्लिम तो ये पता था, लेकिन नहीं, बंगाल है ये तो महिला, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, मटन तक आ गया, मछली आ गई, मनी पावर आ गया, मसल पावर आ गया, और उसी के साथ आखिरी दो एम, ममता और मोदी। बंगाल की राजनीति बिल्कुल दो धड़े में बटी है दर्शकों। जैसे वहां प्रचलित जो फुटबॉल का एक गेम है, ईस्ट बंगाल और मोहन बगान, आधा आधा बटा रहता है। बिल्कुल दो ध्रुव आप कह सकते हैं इसको। एक ही राज्य में दो क्लब और बिल्कुल दुश्मनों जैसा कट्टर दो ध्रुव वाला मामला होता है। ठीक इसी तरह बंगाल की राजनीति भी अगर आप देखें तो कभी कांग्रेस बनाम लेफ्ट थी, फिर लेफ्ट ने 34 साल राज किया, और अब 15 साल से ममता बनर्जी सत्ता में है, तृणमूल सत्ता में है। लेकिन पिछले 5 साल से तृणमूल यानी ममता का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे में तृणमूल और खुद ममता बनर्जी इस पूरे प्रयास में है कि किसी भी हाल में ये चुनाव भी ममता वर्सेस मोदी बनाने का प्रयास किया जाए, ताकि उनकी एंटी इनकम्बेंसी, उनका जो विकास में पिछड़ा बीमारू राज्य, ये सब फैक्टर दब जाए और इमोशन की जमीन पर ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल के चुनाव में खेलने की तैयारी कर रही है। क्या मैं सही हूं सर? बंगाल का असली हाल क्या है? कलकत्ता से धीरेन्द्र पुंडीर सर। सर नमस्कार अवनीश जी और प्रारब्ध के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। दरअसल एक बड़ा दिलचस्प मामला है, आपने जो कहा थोड़ा सा उसमें मैं और ऐड कर देता हूं कि वहां 3 क्लब हैं, मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और मोहनडन स्पोर्टिंग। आपको याद होगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि जिस तरह से कोलकाता से फुटबॉल ही गायब होती हुई दिखती है। अब आपको याद होगा, आपको याद ही नहीं होगा कि गोरखपुर में कभी मोहन बगान का इस तरह का मैच हुआ होगा। ये याद नहीं आ रहा होगा। एक बार याद है, एक बार याद है सर। हाँ, बचपन का ना, अभी का नहीं ना। नुमाइशी मैच, वो भी नुमाइशी था, कोई बड़ा सीरियस मैच नहीं था, रेलवे स्टेडियम में जी। तो मैं यही बता रहा हूं कि देखो, जैसे राजनीति बदलती है इसी तरह से जैसे खेल बदल गए, लोगों के आईडी बदल गए। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लाइन याद आ रही है, मैं दर्शकों के लिए कर देता हूं। कवि नील है यहाँ, और कोलकाता को समझने के लिए मैं अक्सर उनकी कविताओं का इस्तेमाल करता हूं कि आदमी नहीं रहते, रंग रहते हैं कोलकाता में। आदमी नहीं लड़ते, रंग लड़ते हैं कोलकाता में। एक दूसरे को लहूलुहान करते रहते हैं अक्सर, हरा रंग और लाल रंग। तो ये एक वहां की कहानियां थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बदल चुकी है। आज वहां है, और मोदी के समर्थन, नेतृत्व और उनके चेहरे पर खड़ी हुई बीजेपी है, बीच में कुछ नहीं। तो उस सब के बीच में ये तमाम चीजें भी चल रही हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ पिछली बार बीजेपी ने जिस तरह से एक ताकतवर उभार शो किया था, 27% वोटों का डिफरेंस हासिल करके आई थी वो पार्टी, और सत्ता से चूक गई थी क्योंकि ममता बनर्जी ने अपनी ताकत को एक्सपेंड किया था। ममता श्रिंक नहीं हुई थी, बीजेपी एक्सपेंड हुई थी, तो ममता भी एक्सपेंड हुई थी, तो जीत का अंतर बढ़ गया था। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि ममता थोड़ा श्रिंक हुई, बीजेपी ने बस नेग्लिजिबल अमाउंट था लेकिन बढ़ाया। पंचायत चुनाव में अब कोई मुकाबला नहीं होता, आपको मालूम है, हमको भी मालूम है। बंगाल के पंचायत चुनाव के लिए तो 2019-20 में याद होगा आपको क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये हैरत है कि 30% 40% ऐसे ही चुने गए। वहां कोई लड़ना ही नहीं चाहता, पूरा देश राजनीति करना चाहता, वह बंगाल में नहीं चाहते लोग, तो निर्विरोध चुना गया था बहुत। तो उसका हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे।
तो आज की डेट में जो राजनीति यहाँ चल रही है वो ममता वर्सेस मोदी ही है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं, और मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा हूं कि लोगों को लगेगा, लोग अक्सर हम लोगों को ऐसे भी गिनने लगे हैं। इस बार जबरदस्त डिमांड योगी आदित्यनाथ की है। वो वोट कितना कमाल करेंगे ये मालूम नहीं, लेकिन डिमांड है लोगों में। बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा उन्हीं की डिमांड कर रहे हैं। उस चुनाव को मैं बता रहा हूं कि ये चुनाव क्या टर्न लेगा अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो 2 स्कीम दी है अवनीश जी, वो एकदम ऐसा लग रहा है कि गेम चेंज कर रही है। जैसे एसआईआर गेम चेंज किया था बीजेपी ने, और एसआईआर बीजेपी की देन नहीं है। मैं इस देश का दुर्भाग्य मानूंगा कि एसआईआर को ये तमाम पार्टियां विरोध कर रही हैं, उनको उसमें सहयोग करना चाहिए था और जो गलतियां हैं उनको सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये उस देश का, वो देश बहुत लंबे समय तक देश के तौर पर नहीं बना रह सकता जो अपने नागरिकों से चुनी हुई सरकारें नहीं चुनता है। ये मेरा मत है, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि एसआईआर में आपने देखा, आप ये सोचिए क्या ये कभी कोई दुनिया का कोई देश ये कर सकता है कि जितने मतदाता थे उससे कम हो जाए 20 साल बाद, 25 साल बाद? ऐसे हो सकता है? आपके देश में चल रहा है। तो चूंकि ये बंगाल में इसको इसलिए माना गया क्योंकि जो डेमोग्राफी चेंज हुई है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुई है कि वहां दूसरे देशों के थके हुए, सताए हुए या रोजी की तलाश में लोग आए। ये एक बहुत सीपीएम का शुरू किया गया ट्रेंड था कि उसने अपने वोटर्स के लिए काडर तैयार किया और उसमें उसने सायास बसाया उन लोगों को। क्योंकि परिवार तो बहुत होंगे, क्योंकि जब डिवीजन हुआ तो डिवीजन तो इन्हीं दोनों के बीच में हुआ और 71 में हुआ। तो 71 में हुआ, 71 तो अभी 50 साल भी नहीं हुए। हम लोग वही हैं जिनका जन्म 71, 72, 73 में हुआ होगा। तो आप ये सोचो, वो तो अभी एक्टिव लाइफ में है, तो उनके रिश्तेदार सब यहां पहुंच जाएंगे। उन सबको सायास बचाया गया और इससे पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदल गई। ये सब चीजें यहां दिखाई देती हैं। इस समय एसआईआर का जब लगा कि 7%, देखिए 7 पॉइंट समथिंग अब तक हट चुका, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। उस पर ममता भी विरोध नहीं कर रही है, उस पर कोई विरोध नहीं कर रहा, वो चला गया क्योंकि उनका विरोध खत्म हो गया। अभी जो लड़ाई है आज से जो शुरू हो रहा है, जब हम बात कर रहे हैं तो आज की डेट में उनका प्रशिक्षण हो रहा होगा, अभी उनको बताया जा रहा होगा, लेकिन उनके पास ज्यादा टाइम नहीं। 28 को आपको लिस्ट अनाउंस भी करनी है, बाद में नाम जोड़ा जा सकता है, लेकिन 28 को करनी है। आप ये सोचिए कि इस समय 200 से कम न्यायाधीश आज इसी काम में लग गए हैं सब जगह। वो एजुकेटिंग पावर होंगे और वो ये करेंगे। वो जानते हैं किनका फैसला करना? लगभग 45 लाख लोगों का, जो 1 करोड़ 35 लाख आपको याद होगा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पर जो बाहर हुए थे, या जिनकी अंदर पाई गई थी कि बाप का नाम ये है और माँ का नाम हिंदू हो गया, मतलब माफ कीजिएगा, बेटे का नाम हिंदू है, बाप का नाम मुस्लिम है और कोई कन्वर्जन का रिकॉर्ड नहीं। बाप का भी नाम वही है, माँ का भी नाम वही है, दादा का भी नाम वही है, उसका भी नाम वही है। दादा पोते सिर्फ 20 से 30 साल का अंतर है, बहुत ही इतना ही अंतर है। 40 साल में दादा भी बन गया एक आदमी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो पोता भी वोट डालने लायक हो गया। ये नहीं कि बहुत सारे लोगों ने, याद होगा आपको, दलीलें दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की दलील दी थी कि इज इट पॉसिबल भाई कि हो सकता है? अरे हो सकता है, लेकिन वो पोता वोट देने लायक हो जाएगा क्या? ये कैसे संभव है? बायोलॉजिकली संभव। तो वो लेकिन मैं कह रहा कि ये सब चीजें जो है आज से उस पर काम शुरू होगा और वो एक की है। तो ममता बनर्जी ने मतलब सरकार को, बीजेपी केंद्र सरकार को लगा और बीजेपी को लगा एसआईआर से खेल बदल जाएगा। जो 7-8% का अंतर है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये तो सब निकल गए। तो ममता वो एक फ्रंट पे आ गई और जो बाकी सब लोग बेलडांगा से लेके तमाम जगह पर, हुमायूं कबीर एंड कंपनी, जिसका अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि वो बीजेपी की बी कंपनी है कि टीएमसी की सी कंपनी है, कुछ पता नहीं चल रहा। लोग सब एक दूसरे को कह रहे हैं। तो उस खेल को ममता बनर्जी ने एकदम पलटा है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि बंगाल जादू की जमीन है और आप उस जगह से हैं जहां बंगाल का जादू अक्सर गाया जाता है लोकगीतों में, कि पूर्वांचल की जवानी जो है यहाँ की कोलकाता की तिजोरियों में बंद होती है। वहां के आदमियों को यहाँ बकरा बना के रख लेती हैं महिलाएं, या वो कर लेती हैं। याद है ना आप? वो सब कहानियां हैं। तो वो जादू तो है। ममता बनर्जी ने, लोकगीतों में तमाम गीत हैं, कौन बंगलिया जादू गरनिया, तमाम जय। जी जी।
तो वो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि आप संस्कृति के आदमी है, वरना मैं लोकगीत गाऊंगा मेरे शहर में नाराज हो जाएंगे लोग। तो उसको जो है, अब आप इस तरह देखिए कि वहां ममता बनर्जी ने एक झटके में वो स्कीम ला दी है जो 5 साल देगी पैसा। 5 साल सरकार रहेगी यार, 5 साल पैसा मिलेगा। क्या कि वो माध्यमिक पास 18 साल से 40 साल के युवा को 1500 रुपए भत्ता मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता। अब मैं आज वही कर रहा था कि आप ये सोच के देखिए, अगर मैंने अपना एजुकेशन लोन 1 से 1.5 लाख रुपए लिया है, जो अमूमन ग्रेजुएशन की, जो अगर आपकी इंजीनियरिंग नहीं है तो बाकी सब में काम आ जाता है, उतने में होता है, तो वो उसकी EMI उतर जाएगी। और बड़ी एक बीजेपी की जो अध्यक्ष है एक इलाके की वार्ड की और उसने भर दिया फॉर्म, उस फॉर्म को तृणमूल ने रिलीज किया, मतलब फैलाया कि देखिए बीजेपी के लोग भी इस योजना को भर रहे हैं। तो ये एक बड़ी योजना है, और चूंकि मैंने कहा कि EMI पूरा कर देगी, ये बात है। लक्ष्मी भंडार का, लक्ष्मी भंडार उसको बोलते हैं, लक्ष्मी वैसे है, लक्ष्मीर बोलते हैं बंगाली का जो है, उसको मैं बंगाली के दर्शकों से माफी मांगते हुए कह रहा हूं, क्योंकि हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन हिंदी का शायद उस तरह नहीं होगा। तो आप ये देखेंगे कि वो योजना जो है ये बताती है कि जो जिनको 1000 मिल रहा था, पिछली बार इस योजना ने खेल किया था, कमाल किया था। ममता बनर्जी ने लास्ट में अपने तर्कस से तीर निकाला है। अब वो कह रही है कि भाई ये देंगे तो आपको भीड़ दिखा देगी, बता देगी कि वो जो है। अब ये भीड़ बीजेपी को भी चौंका रही है, भाई बीजेपी के लोगों को भी लग रहा है ना, वो भी तो राजनीति कर रहे हैं ना यहाँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि SIR वर्सेस लड़ाई जो है, SIR वर्सेस ये माध्यमिक जो युवा साथी कुछ करके है, साथे युवा ये कुछ करके ये, तो इस योजना का बीच में दिख रहा है। तो आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो ये फाइंडिंग्स दिख रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज और भी है, ये जो लक्ष्मी वाली योजना है, तो बीजेपी ने भी तो घोषणा की है अमाउंट बढ़ा देंगे, हम आएंगे तो ये योजना लागू रहेगी। तो बीजेपी भी इसमें खेल रही है। अब देखना पड़ेगा कि ये जो माध्यमिक से ऊपर वाला ये 1500 रुपया वाली पेंशन जो लेके आई है, इसके जवाब क्या सोचती है बीजेपी, क्योंकि लक्ष्मी वाले को तो आगे बढ़ाया। अच्छा सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला रहा, इस समय फूफा बने हैं जो मणिशंकर अय्यर, तो वो पहुंचे बंगाल और उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि ममता बनर्जी को अगर आपने सो कॉल्ड इंडिया अलायंस का चीफ नहीं बनाया और चेहरा नहीं बनाया तो फिर मामला गड़बड़ है। तो अभी तो कोई ऐसा है नहीं, ममता ने तो कांग्रेस को बिल्कुल दूर कर रखा है। हालांकि वहां पर ये भी था कि कांग्रेस CPM इसी के साथ ओवैसी और ये जो हुमायूं कबीर, इनका एक अलायंस बन सकता है। तो क्या मणिशंकर अय्यर केवल बकलोली कर रहे हैं और थोड़ा बहुत कांग्रेस से जो निकाले जाने की नौबत आ गई है, उन्होंने राहुल गांधी को जो इधर उधर बोल दिया है, तो ये सिगुफा है या इस बात में कोई दम भी है? क्योंकि ये बात तो पहले भी चली थी। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को साटेंगी? क्योंकि यही स्थिति है अखिलेश यादव के साथ भी 27 में होने जा रही है जी। देखिए, बड़ा दिलचस्प बात जानते क्या है? दिलचस्प बात यह है कि भारत में जो पॉलिटिशियंस एक एज के बाद सोसाइटी से या समाज, हाँ, जिनको जाना चाहिए वो जाते नहीं है ना। तो दिग्विजय सिंह बने घूमते रहते हैं, तो फिर विदूषक में तब्दील हो जाते हैं, वो विदूषक बन जाते हैं। वो उनका इतिहास में कोई स्थान नहीं होता और वो अपने पहले कामों को खुद धो चुके होते हैं, क्योंकि लास्ट की चीजें याद रहती है लोगों को। तो मणिशंकर अय्यर हो, यशवंत सिन्हा हो, अरुण शौरी हो, मैं लाइन से गिना सकता हूं जिनके पास एक वोट लेने की हैसियत नहीं है। मणिशंकर अय्यर अपनी पत्नी का, माफ करना बहुत ही वो है, उनको वोट देंगी नहीं, वो भी बजाय कांग्रेस को दे आएंगी अगर वो जो है मणिशंकर अय्यर कहीं निर्दलीय खड़े होंगे तो ये लोग राजनीतिक तौर पर इनका कोई अर्थ नहीं होता। और यहाँ बंगाल में तो बड़े बड़े लोगों को कोई नहीं पूछ रहा, मणिशंकर अय्यर को कौन पूछेगा। और ममता बनर्जी कम से कम अभी इस देश के जितने पॉलिटिकल एराना में मोदी के विरोधी हैं, उनमें सबसे ज्यादा जमीनी समझ और अपने इलाके को समझने वाली पॉलिटिशियंस है। नो डाउट, मैं ये मानता हूं, उसमें मुझे कोई शक नहीं, क्योंकि जो जादू आप बाकी सब जगह आप मोदी ब्रिगेड देखिए मोदी की, मोदी खुद लीड कर रहे हो, सेनापति जिनके वो हो, क्या नाम आपके, अमित शाह हो, और जिनकी टीम में हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, इस तरह के लीडर्स खड़े हो अलग अलग मोर्चों पे, उनके सामने एक अकेली ममता है।
और बाकी सब जगह जब वो जाते हैं तो खेल कर देते हैं, यहाँ आके उस किले में दरारें ढूंढने में नाकाम हो जाते हैं। ममता और ताकत बढ़ा देती है। तो ये एक जमीन पर लड़ी जाने वाली, रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहीं है नहीं। वो लोग कह रहे हैं इस बार कांग्रेस को बहुत मिलेगा, खासतौर से टीएमसी के लोग इस बात को बहुत ही ज्यादा तरीके से वो कर रहे हैं। ये टीएमसी के लोगों क्यों का दम है कि बहुत क्यों सर, क्यों, ऐसा क्यों? कि कांग्रेस, दरअसल कांग्रेस को ये करने से जो वोटर्स है, जो बीजेपी के पास है, टीएमसी का विरोधी वोटर है, जो नेचुरली अलाइज नहीं है बीजेपी का, वो वापस कांग्रेस के पास अगर जाता है तो वो टूटेगा। दूसरा मैं एक और बड़ा खेल दर्शकों को बताता हूं। जब मैं दिल्ली आया तो मैंने कांग्रेस के एक उपाध्यक्ष के मुंह से सुना कि भाई वो टीएमसी और दीदी तो वो मोदी एक है, बंगाल में तो दीदी और मोदी एक है। तो हमने सोचा यार ऐसे ये कहीं की उड़ा रहे हैं, क्योंकि उस दिन उन्होंने कहा कि पहले हमको चिट्ठी लिख के भेजनी चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ, अब महाभियोग जो लाना था उनके खिलाफ, अध्यक्ष के खिलाफ, याद होगा आपको। तो अभिषेक बनर्जी ने बाहर निकल के कहा, मैंने कहा शायद ये नाराजगी होगी, वो कांग्रेस ने तय किया होगा। लेकिन यहाँ मुझे कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने बताया, जो ग्राउंड के लोग हैं, इस बार यहाँ बहुत ही कम लोग कैमरे पे बोल रहे हैं। बड़ा दिलचस्प बात है, पिछली बार बहुत बोल रहे थे, लेकिन ऑफ द कैम तो सभी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो है यहाँ एक बड़ी अफवाह बहुत तेजी से हो गई है। मैंने क्या कहने लगे, साहब वो टीएमसी उसमें बहुत मदद कर रही है। हमने क्या कि मोदी और दीदी मिले हुए, तो हमने कहा टीएमसी क्यों करेगी? तो उन्होंने कहा नहीं, यही तो कारण है, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि बाद में तुम्हारा क्या होगा तुम देख लेना, हम तो जीत ही जाएंगे। तो ये जो खेल होते हैं राजनीति में, इन खेलों को हम बहुत रेयर देख पाते हैं जब ग्राउंड में नहीं होते। तो ये वहां कई सारी चीजें चल रही हैं। तो इसीलिए कांग्रेस को लेकर ममता को मालूम है ये क्या वोट मुझे देंगी, और ममता वोट लिया हुआ है वो कांग्रेस का लिया हुआ है, कार्डर सीपीएम का लिया हुआ है। भाई ममता बनर्जी 98 में जब पार्टी बनाती हैं तो कांग्रेस थी ना नंबर 2 पार्टी है। ठीक बात है, खत्म किया कांग्रेस को। तो 2011 तक वही कांग्रेस खत्म हुई, तब वो आई वहां, और उसके बाद की यात्रा सीपीएम को खत्म करने की है, वो बीजेपी उभरती है। आप ये देखिए ना कि जब कांग्रेस खत्म होती है तो टीएमसी का जन्म होता है, जब सीपीएम खत्म होती है तो बीजेपी का जन्म होता है यहां। तो उस पूरी ताकत को वो लोग जाया नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी को लगता है कि ये सब चीजें जो बीजेपी के पास गई हुई वोट है उनके अंदर टूट मचाओ, और बाकी अपनी वोट को इंटैक्ट रखो। उनके पास वोट इंटैक्ट रखने का कारण भी है, उनको मालूम है कि कोई भी बीजेपी का नेता, मतलब कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जब तक कि शरिया आधारित शासन नहीं आ जाए तब तक इतनी ज्यादा तुष्टीकरण नहीं हो पाएगा। मदरसों को 57,000 करोड़ रुपया दुनिया का कोई देश नहीं दे रहा होगा, इस्लामिक भी। साइंस एजुकेशन को 82 करोड़ रुपए दे रहे होंगे और उनको 5700 करोड़ रुपए दे रहे होंगे। इज इट पॉसिबल? तो वो है। तो ममता बनर्जी का अपना वोट बैंक मजबूत है, उसमें वो दरार नहीं लाने दे रही। उनको मालूम है मुझे 12 से 15% भी मेरा मिल गया तो मैं बड़े आराम से जीत जाऊंगी। और इस बार उनकी मैंने एक, बल्कि यहाँ चूंकि अलग अलग जर्नलिस्ट होते हैं उनसे भी मैंने बात की, तो शिखा मुखर्जी हैं जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और लेकिन वो टीएमसी की लाइन को, मतलब उनको लगता है कि टीएमसी इस लाइन पर चल रही है और जीतेगी। उन्होंने कहा चुनाव खत्म हो गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाली प्राइड को वापस उसको लाके लाइन पे, तो वो तो अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि हम इस तरह की लीडरशिप से बहुत, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को हम लोग बहुत ज्यादा वेटेज यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ वैसे ही खत्म हो चुका। सीपीएम को टूट के जा रही है, सीपीएम को पूरी की पूरी सीपीएम को दीपांकर भट्टाचार्य लेना चाहते हैं, इसलिए दीपांकर भट्टाचार्य के चाहते हैं कि सीपीएम का पूरा काडर उनको मिल जाए। तो वहां दूसरी चीज है, वो लड़ाई अलग है, लेकिन वो कहीं मेन लाइन में नहीं है। दूसरा यह है कि जब आपने एक वर्ड कहा कि लक्ष्मी भंडार योजना, तो याद कीजिए हम लोगों ने ये बात जब बिहार में कही थी तो दूसरे अंदाज में कही थी, क्योंकि बिहार में उन्होंने 30,000 कह दिया था, याद है ना, 10,000 के बदले 30,000 देंगे, आरजेडी के उसने कहा था। फिर हम लोगों ने सवाल उठाए थे कि कहां से लाएंगे, तो ये सवाल हम नहीं उठा रहे, लेकिन हमको ये याद रखना पड़ेगा वहां हमारा स्टैंड ये था कि जो दे रहा है उस पर लोग यकीन करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तानी टेंडेंसी, मैं आपको एक कहावत से समझा सकता हूं कि कल के मोर से आज का कबूतर अच्छा।
सही है, सही है। तो इसलिए जब हम स्टैंड रखते हैं दर्शकों को मैं हमेशा रियलाइजेशन के करीब रखता हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये अलग है। देखिए हम लोग जर्नलिस्ट हैं, ग्राउंड पर जो दिखता है वो नरेट करते हैं, आपको जो चाहिए वो नरेट नहीं करते। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल। और तभी वो सही आकलन भी सामने आता है। अच्छा, एक चीज और, पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जितना कुछ भी हासिल किया है बंगाल में, उसके पास कोई बंगाल में बहुत बड़ा चेहरा नहीं। तो क्या ये केवल मोदी हैं जो हर जगह से सांसद उठा के लेके चले आते हैं, तो उसी तर्ज पे उन्होंने बंगाल की विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को वहां पहुंचा दिया? क्या केवल इतना ही है या उससे अलग भी है? और ये उभार लगातार गिरा तो है नहीं, ये लगातार ऊपर गया है विधानसभा के हिसाब से अगर आप देखिए तो ये नेचुरल ग्रोथ है या इतने वोटर केवल इस वजह से बीजेपी के साथ बने रहेंगे कि नहीं भैया ठीक है, हो चाहे कुछ हो, हम विपक्ष के लिए वोट करते रहेंगे, ऐसा है क्या? देखिए आपने वाकई बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं अवनीश जी माफ कीजिएगा, सवाल सारे अच्छे होते हैं लेकिन कोई सवाल ऐसा होता है जो आपको लगता है कि हाँ वो आप डीप में जाते हैं, ग्राउंड में रिपोर्टर्स को। आप जानते हैं किसी भी शिप में इंजन एक पार्ट होता है ना। ऐसा नहीं होता कि उसका लॉन्च कैबिन नहीं बनेगा या उसकी वो नहीं बनेगी तो इंजन अपने आप चल जाएगा। इंजन नहीं जा सकता, डूब जाएगा। याद कीजिए भाई, आप इतने इंजन को आप अकेले रख दीजिए, वो नीचे समंदर में डूब जाएगा, है ना। और शिप के बिना इंजन डूब गया और इंजन के बिना शिप चलेगा नहीं। लहर होगी, इधर ले जाएगी, इधर ले जाएगी, इधर ले जाएगी, वो चलेगा नहीं। तो सेम स्थिति में बीजेपी में मतलब हर एक, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे तो बीजेपी नहीं थी। वहां याद कीजिए आप, खासतौर से यूपी, बिहार, ये तमाम जगह वो आए तो एक ऊर्जा आ गई, क्योंकि एक लीडर अपने साथ ऊर्जा लेके आता है। लेकिन बंगाल में मोदी जो है एक इंजन बन के आए। बंगाल में 2016 के चुनाव में बीजेपी लगभग 10% वोट थी और 2 से 3 सीट थी महज। लेकिन यही 2021 का जब चुनाव होता है तो पलट के रख देती है। याद कीजिए जब 2014 का चुनाव था तब बीजेपी यहां शायद एक उस पर थी, सांसद सीट पर। और जब वो 2019 में आती है तो 18 सीटों पे आती है। सब चौंक जाते हैं, सबकी एकदम बाजा बज जाता है कि ये क्या हो गया। तो वो आए, एक इंजन की तरह आए, उन्होंने एक शिप क्रिएट किया। अब इंजन रिप्लेस भी होगा तो भी शिप है, अब इंजन के ऊपर है। अब इंजन की क्वालिटी जाएगी, तेज जाएगा नहीं, एक शिप बन चुका है, शिप चला है, शिप चल रहा है। और शिप के अंदर अगर इंजन के चेंज होने की जरूरत है तो वो हो जाएगा, वो अलग बात है, क्योंकि यहां लेकिन वो लोग अब बीजेपी के कमिटेड वर्कर हो चुके। 2 चुनाव ये बता रहे, इस चुनाव के रिजल्ट के बाद हम इसकी समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं डेटा में बीजेपी का वोटर हट नहीं रहा, यानी वो एक साउंड हो चुका है। डर है, हमले हुए हैं, उनको बुला के धमकाने का काम, धमकाने से ज्यादा उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनसे बात होने लगी है, टीएमसी के लोग पहुंचने लगे। आपको मालूम है अभी मैंने वैसे वो घटना, यहाँ 1-2 ही घटना रिपोर्ट हुई थी जिसमें थान भेजा गया था। यहाँ जिसके घर भेजा जाता है, यहाँ बड़ा एक अच्छा ट्रेंड होता है कि अगर आपको, हमको पता चल गया कि आप हमको नहीं दे रहे हैं वोट और हम भाई सत्ता है, हम ताकत है, ये तो सीपीएम ने ही शुरू किया था, तो वहां उसके घर जो है एक सफेद कपड़ा, उसमें अगरबत्ती और कुछ लाइटर और कुछ और चीजें बना के भिजवा दी जाती हैं, माला वाला कि भाई पहना दीजिए, एक को जाएगा ये, जिसको थान भेजना कहते हैं। तो वो थान भेजना शुरू हो गया, कहीं कहीं आ गया। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं उससे पहले परसों रात में, देर रात में एक अटैक हो चुका आईएसएफ के लोगों ने, ऐसा रिपोर्टेड है कि आईएसएफ के लोगों ने शौकत मौला पर हमला कर दिया, जो टीएमसी का कैनिंग लेन का विधायक है। तो वो यहाँ की राजनीति का चरित्र है। तो बीजेपी के जो जा चुके, जिन्होंने वोट कर दिया, अब आज की डेट में उनको मालूम है कि हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, हम कांग्रेस को खड़ा करने में हमें समय लग जाएगा। और कांग्रेस लगभग उसी तरह पर दावा करती है, क्योंकि ये वोट जो है विशुद्ध तौर पे बीजेपी का वोट हिंदू वोट है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मिक्सिंग नहीं है। और शायद यही वजह है कि योगी की डिमांड भी वहां पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक योगी का ब्रांड। अच्छा, एक चीज सर,
मैं ऐसे देख रहा था लगभग 130-35 सीट पिछली बार वैसी थी जिसको तृणमूल ने जीता था, लेकिन जीत का अंतर जो है वो 25 से 30,000 के बीच का था। एसआईआर में ये साफ हो चुका है कि ऑन एवरेज 19,000 वोट जो हैं वो माइनस हुए हैं पर सीट। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर अंतर 19,000 से कम है और बीजेपी वहां पर हारी थी। तो इसका एक फर्क आपको, और अगर मान लीजिए फर्क पड़ भी जाता है तो वो कितने नंबर्स आप देखते हैं? क्योंकि मैंने जब कैलकुलेट किया तो मुझे अंदाजा लगा कि 70 या 60 सीट के आसपास ऐसी बैठती है जो तृणमूल ने जीती है। देखिए, इसमें एक बहुत कैलकुलेशन मैथमेटिकल तो होता नहीं है। मतलब मैं नहीं भी ये होता है बातें फिर भी। हाँ, मैं भी बोलता हूँ। नहीं, जो आप बोल रहे हैं वो हम भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास यही हम्म। एक तरीका, आपके या मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। हम लोग तो उनकी भाषा, सही। बेसिक लाइन है, दर्शकों को भी ये समझना होगा कि हम लोग ग्राउंड में जाते हैं और उसको बैक रिकॉर्ड के साथ कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद आपके सामने आते हैं। दरअसल बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी 146 सीटों पर कभी ना कभी, चाहे वो लोकसभा में चाहे विधानसभा में, आगे रह चुकी। तो यानी आप ऐसी सीटें हैं आपके पास, 146 का फुटप्रिंट है, जो 92 बैठता 45 चाहिए। है, जो 192 बैठता है ना। मतलब अब आप ये सोच के देखिए, अगर आपके पास ये है, आपको 147 सीट चाहिए होती है, तो लगभग ठीक। एक के बेड में आप बैठे हैं 147 48, चूंकि 293 पे चुनाव रहा तो 147 पे हो जाएगा, नहीं तो 148 सीटें चाहिए। अब आप ये सोचिए कि इस खेल में बीजेपी का फुटप्रिंट तो उन सीट पर है, और अगर हम लोग ये कहें 7% हट चुका और 25 लाख में गंभीर डिस्क्रिपेंसीज है, आज लिस्ट आएगी, अभी हम लोग देखेंगे, आना शुरू हो जाएगा, तो आप ये सोचिए तब क्या होता है। वही तो। और शायद यही वजह है दर्शकों कि ममता बनर्जी ये पूरा चुनाव अपने और मोदी के बीच में और प्योर भावनात्मक जमीन पर, साथ में जैसा आपने बताया ये 1,500 रुपया वाला, उधर धन लक्ष्मी वाला, ये तड़का लगा के, और वो इमोशंस की जमीन पर एक बार फिर ये चुनाव खेलना चाह रही हैं। क्यों? क्योंकि बंगाली प्राइड एक सेंटिमेंट है जो बड़ा स्ट्रांग तौर पर वहां वेस्ट बंगाल में मौजूद है। खैर सर, चूंकि आप लगातार वेस्ट बंगाल में ही बने हुए हैं, तो मैं आपको इसी तरह कष्ट देता रहूंगा, और जिसको कहते हैं ना कि ताजा ताजा बंगाल से निकल के समाचार जो है और वहां वाकई जो चल रहा है वो, और दूर बैठ के उसको समझना और सोचना और गणित लगाना, ये दोनों में फर्क होता है दर्शकों। तो इसलिए प्रारब्ध का ये प्रारब्ध है कि सर के सानिध्य में हम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल से लगातार खबरें और डेवलपमेंट वो पाते रहेंगे। तो चर्चा को लगातार देखते रहिएगा, वीडियोस को, खासतौर से बंगाल वाले वीडियोस को जरूर देखते रहिएगा सर के साथ। तो आज की चर्चा अब यहाँ समाप्त करेंगे, क्योंकि किश्तों में सर को परेशान करना है, इकट्ठा परेशान नहीं करना है। सर आज आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चैनल जिस तरीके से आप सब्सक्राइब किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ में अगर आपको बंगाल से छोटी छोटी, और अभी तो सर शुरू होंगे, तो इनके न्यूज पॉइंट चैनल को जरूर फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बंगाल आप समझ लीजिए कि आपको लाइव कवरेज असली जमीन से सर के चैनल पर मिलता रहेगा। तो इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और धीरेन्द्र पुंडे साहब, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।